हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने और इसको जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उसकी तरक्की करने के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कुछ तजावीज़ दी हैं और ये कहा जाता है कि ये इदारा ऑर्डिनेंस के ज़रिए कायम किया जाएगा। इस मामले पर सोशल मीडिया हो या सहाफ़ती हलके हों, हर जगह इस वक्त बहस हो रही है और इसको जो मीडिया इंडस्ट्री है उनकी तमाम तंजीमों और अपोजिशन की जमातों की तरफ से भरपूर अंदाज में मुस्तरद किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी हो, इसको APNS कहा जाता है, फिर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA, काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स या फिर PFUJ बरना या PFUJ दस्तूर, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स ने भी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस का जो मुसवदा पेश किया गया हुकूमत की तरफ से, इसको गैर कानूनी करार दिया है। बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं। इसको गैर आइनी सिर्फ नहीं कहा जा रहा है, इसको ड्रैकोनियन आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है और एक मुश्तरका बयान जारी किया गया इन तमाम तंजीमों की तरफ से और उसमें ऑर्डिनेंस को मीडिया पर रियासती कंट्रोल की कोशिश करार दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि हुकूमत की तजवीज़ करदा अथॉरिटी का मकसद मीडिया की आज़ादी छीनना और इसे आला ब्यूरोक्रेसी के तहत लाना है। प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक दूसरे से अलहदा है, उनका ये मौक़िफ़ इख्तियार उनकी तरफ से किया जा रहा है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जमहूरी दौर में इस ऑर्डिनेंस की कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ यही नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच, पाकिस्तान बार काउंसिल एसोसिएशन ये पहले ही इस पर रिएक्शन दे चुके हैं और इसको मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसे मीडिया मार्शल लॉ करार दिया, बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो खुद मुख्तार रेगुलेटर जो एक इदारा है पैमरा का, जिसके बारे में आप सुनते आए हैं, उसकी तरफ से कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं मीडिया पर, उसके 650 मुलाजमीन की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि वो क्या एतराज़ लगा रहे हैं। अपोजिशन की जमातों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया उस पर भी बहुत बहस हो रही है। उन्होंने इसको शदीद मुखालफत की। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने ऑर्डिनेंस को ड्रैकोनियन कानून करार दिया। कुछ ही दिन पहले मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि नई अथॉरिटी फिस्तायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की एक मजमूम साजिश है, कोशिश की जा रही है। हुकूमत का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है उसका भी हम जिक्र कर देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अथॉरिटी मीडिया इंडस्ट्री की तरक्की और बेहतरी के लिए कायम की जा रही है और वो ये भी मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि ये कोई हमारी तरफ से सिर्फ ये कुछ आइडियाज़ दिए गए थे जिसके ऊपर हम चाहते थे कि सब मिल बैठकर इसके ऊपर बहस करें और उसके बाद कोई इसको बाकायदा शक्ल दी जाए। इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और हर पहलू से हम बात करेंगे कि क्यों इतने सख्त अल्फाज और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है इसके ऊपर। और जो हमारे मेहमान होंगे जिनका मैं तारुफ करवा देती हूँ, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और हुकूमत क्या करने जा रही है। सीनियर सहाफ़ी मुबशिर जैदी साहब और डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट उसामा खिलजी साहब हमारे साथ हैं और हम कोशिश करेंगे सहाफ़ती तंजीम जो PFUJ का भी इसके ऊपर हम मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश करें प्रोग्राम में और कुछ अपडेट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। सीनियर रिपोर्टर डॉन न्यूज़ सनाउल्लाह खान साहब, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ मुबशिर मैं आपसे ही करना चाहूँगी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए और जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए। अब ये इतने सख्त अल्फाज एक तरफ और फिर बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि मीडिया वर्कर्स भी, मीडिया मालिकान के भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जिसका इजहार वो लोग करते हैं। हुकूमत ये मौक़िफ़ अपना रही है कि उसको एड्रेस करने के लिए ही हमने इस अथॉरिटी के क़याम का आइडिया दिया है। इसको मीडिया मार्शल लॉ से क्यों तशबीह दी जा रही है? अब इसमें दो बातें हैं। एक तो जो कॉन्सेप्ट इटसेल्फ है या लॉ है वो एक रेगुलेटर के तौर पे इंट्रोड्यूस करने का है जिसमें तमाम प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वैसे अलग अलग रेगुलेट होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म से कर दिया जाए। अच्छा, ये आइडिया जो है वो इटसेल्फ कोई बुरा नहीं है, मगर जिस एनवायरनमेंट में ये हो रहा है, आप ये देखिए गुज़िश्ता 2 बरस से जब हर तरफ सेंसरशिप की बातें हो रही हैं, सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं, उसमें ऐसी चीज़ का आ जाना, फिर हुकूमती बदनीयती इससे बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर के आएंगे। अगर आपको लगता है ये इतना ही अच्छा एक आइडिया है, आप इसे पार्लियामेंट में लेकर के आइए, इस पर बहस हो, तमाम मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं पार्लियामेंट के अंदर, तमाम सियासी जमातें इस पर सेर हासिल बहस करें
और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें। यहाँ मसला ये होता है कि हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि वो मीडिया को रेगुलेट कर ले, क्योंकि मीडिया अगर क्रिटिकल हो रहा है तो जाहिर है ये चीज़ हुकूमत को चुभती है। तो अब जब दबाव आया तो हुकूमत ने फ़ौरन कहा नहीं नहीं अभी हम पहले स्टेक होल्डर से बात करेंगे। क्या ज़रूरी नहीं होता कि आप स्टेक होल्डर्स से पहले बात कर लें? मैं एक मिसाल दूँ, गुज़िस्ता हुकूमत में साइबर क्राइम का जब बिल आया तब भी यही शोर गोगा उठा और स्टेक होल्डर्स ने कहा कि आप ये मत कीजिए, इस लॉ का गलत इस्तेमाल होगा। मगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो भी बादशाह हैं, उन्होंने कर दिया और वो उसको अब आज तक लोग भुगत रहे हैं कि और बाद में स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सारे चीख रहे हैं कि आपने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत की बदनीयती वाज़े है कि वो एक ऐसा कानून रेगुलेट करना चाह रही है जिसके अंदर वो पीनलाइज कर सके सहाफ़ियों को, जैसे उसने किया। तो ये है इसका लुबे लुब, आप आगे भी बात करेंगे और उसकी तफसील में भी हम जाते हैं जैदी साहब आगे जाकर, जिसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया फवाद साहब ने। उन्होंने कहा सजाएं नहीं लेकिन जुर्माने होंगे और ये उनका आइडिया है हुकूमत का इसके ऊपर। उसामा खिलजी साहब को शामिल करते हैं। उसामा, आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं और इन मामलात के ऊपर बहुत इससे पहले भी जो कवानीन हुकूमत लेके आई थी उसके ऊपर भी आपकी काफ़ी बात करते रहे हैं। ये अक्रॉस द बोर्ड इस बात को माना जाता है कि बहुत सारी बातें डिजिटल के ऊपर रेगुलेट करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, बहुत कुछ कह दिया जाता है, फेक न्यूज़ की भी शिकायत रहती है, लेकिन हुकूमत उसको थोड़े मुख्तलिफ तरीके से बयान कर रही है, उस तरफ भी आते हैं। लेकिन ये अगर एक अथॉरिटी हो और वो उसको अथॉरिटी मिलेगी कि वो रजिस्टर भी करें, मॉनिटर भी करें और एनालाइज भी करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और उनको लाइसेंसेस भी जारी करे, ये किसी भी तौर पे हेल्पफुल हो सकता है या फिर डैमेजिंग होगा आपकी नज़र में? जी बिल्कुल डैमेजिंग होगा, क्योंकि देखें अगर आप ऑलरेडी टीवी पे एंकर्स को हटा रहे हैं, प्रेशर डलवा रहे हैं और आपके जर्नलिस्ट भी अपने जो है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ गए हैं, उनके अपने चैनल हैं। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब और दीगर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया एक राइज पे है। और वहीं जो है हम देख रहे हैं कि जो आईनी हकूक हैं आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय और प्रेस फ्रीडम की इजहार राय की आज़ादी की वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये भी कोशिश की जा रही है कि उन पर भी दबाव डाला जाए, उन पर भी लाइसेंसेस हों, उधर भी एनओसीज हों, टीवी चैनल्स पर भी एनओसीज हों, अखबारात पर भी एनओसीज हों। तो इसमें कुछ पहलू हैं। सबसे पहले तो बात ये करने की ज़रूरत है कि हुकूमत को जो है जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो मीडिया को रेगुलेट करे। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो हैं वो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो रेगुलेटर हुकूमत अगर उसको फंड करती भी है तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हुकूमती अफसरान का कोई हक नहीं बनता कि वो एक रेगुलेटर को हेड करें और वहाँ एडजुडिकेट करें कि क्या कंटेंट मुनासिब है क्या नहीं है, चाहे वो इंटरनेट पे हो, टीवी पे हो या अखबार पे हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मेजर आता है। और प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराए, उन पे एक चेक रखे। दूसरी बात यह है कि ये एक नया प्रपोजल नहीं है। हमने देखा था 2018 में भी एक पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रपोजल आया था इसी स्ट्रक्चर पे कि सारे जो है इकट्ठे हों और वो इनको रेगुलेट करें। फिर हमने पिछले साल फरवरी बल्कि जनवरी में देखा कि पेमरा के अंडर जो है वेब टीवी और ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स वगैरह है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उनको भी रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। ये दोनों प्रपोजल्स जो है रिजेक्ट की गए। और तीसरी बात यह है, जहां तक सोशल मीडिया की रेगुलेशन की बात है, तो हमने अभी देखा है कि पिछले साल में 2 दफा जो है ड्राफ्ट आए हैं सोशल मीडिया रूल्स के नाम से, जो कि बहुत ज्यादा ड्रकोनियन है, और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको गैर आईनी प्राइमा फेसी करार दिया गया है। वो कोर्ट अभी उस पे जो है केस चल रहा है और हुकूमत दोबारा से उनको जो है रिवाइज कर रही है। तो इससे हमें ये नजर आता है कि ऑलरेडी ओवर रेगुलेशन की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया। जो आप बिल्कुल जी, और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, सोशल मीडिया रूल्स की बात हुई तो हमने ये देखा सोशल मीडिया कंपनीज ने भी इसके ऊपर जो है वो तशवीश का इजहार किया था। तो अब इस ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, ये मामला अगर आगे चलता है तो हम आगे जाके आपसे पूछेंगे कि उनका किस किस्म का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ सकता है। सनाउल्लाह साहब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन न्यूज़ के, आपसे भी हम कुछ सनाउल्लाह साहब अपडेट्स लेना चाहेंगे। एक, पेमरा के जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से क्या एतराज़ात उठाए गए हैं इसके हवाले से, क्योंकि उन्होंने मुश्तरका तौर पे एक
एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ है उनके एतराज़ात का। दूसरा और जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि हुकूमत ने क्या इसके ऊपर काम करते हुए, ये इसको तश्कील देते हुए मुशावरत की थी ख़ास तौर पे लॉ मिनिस्ट्री के साथ, और उसके बाद ये तश्कील पाया? प्रोसेस क्या फॉलो किया गया आपकी इत्तलात के मुताबिक? अच्छा, बिल्कुल किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई, ये मैं आपको तस्दीक के साथ बता रहा हूँ। और अभी तक ये भी नहीं पता कि ये ड्राफ्ट तैयार कहाँ पे हुआ है, किसने तैयार किया है, अभी तक इस बारे में भी अहकाम पाया जाता है। और मुबशिर साहब बैठे हैं, हम तो 28-30 साल से देख रहे हैं, जब भी मीडिया के हवाले से कोई इस किस्म के कवानीन आए हैं तो वो बाकायदा बड़ी कंसल्टेशन, साल 2-2 साल कंसल्टेशन हुई है। और ये पहली दफा एक ड्राफ्ट निकला है, पता नहीं कहाँ से निकला है, और कोई किसी किस्म का ड्राफ्ट नहीं है। और ये भी गलत बात है कि मीडिया वर्कर के हवाले से इसमें कोई बात है, कोई बात इसमें नहीं है। मीडिया वर्कर के जो सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से अलग से कवानीन मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद करने की जरूरत है। इस कानून से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी पॉइंट ऑफ व्यू, इससे मैं एग्री नहीं करता मुबशिर साहब के कि अगर तीनों चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें वाज़ेह तौर पर इस ड्राफ्ट से नजर आ रहा है कि हुकूमत चाहती क्या है। और मैं आपको पैमरा के हवाले से जहाँ तक बताऊं, मीडिया कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था, आपको भी पता है, मुबशिर साहब को भी पता है कि उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा था कि पैमरा किस किस्म का होगा, पैमरा का सरबराह कौन होगा, पैमरा की अटॉनमी कितनी होगी। लेकिन बदकिस्मती से 2018 के बाद जब से ये हुकूमत आई है, पैमरा की जो कानून में इस वक्त अटॉनमी है वो भी खत्म हो गई है। और पैमरा के एक फोकल पर्सन, जो मिनिस्ट्री के फोकल पर्सन है, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन के, वो पैमरा में बैठते हैं, उधर दफ्तर है। और पैमरा में क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, वहाँ पर बाकायदा ऑर्डर आते हैं कि ये आज करना है, वही किया जाता है। फिर पैमरा भी मजबूर है। और जो ये ऑर्डर आया है, जो नया ऑर्डिनेंस का मुसद्दा है, इस पर पैमरा में शदीद बेचैनी भी पाई जाती है। एम्प्लॉइज में 650 एम्प्लॉइज है। जिस तरह आपने 5 पेज का उनका लेटर पढ़ा, और उन्होंने इस लेटर्स में उसको मुस्तरद किया है। और उन्होंने कहा बदकिस्मती से पैमरा को अटॉनमी देने की बजाय एक और ऐसा अदारा बनाया जा रहा है जिसमें अटॉनमी टोटली खत्म की जा रही है। और ग्रेड 21 और 22 का अफसर उसका 30 का सरबराह बनाने की तजवीज है। और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के होंगे। और ये भी पैमरा कह रहा है कि जितने इस वक्त भी जो पैमरा के एम्प्लॉइज की जो मेन पोस्टें हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, वो डेपुटेशन पे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोग आकर बैठे हुए हैं। तो पैमरा की जो अटॉनमी है वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। और इसमें जो बाकी भी चीजें दी गई हैं तो वो देखें, वो साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत की नीयत क्या है, हुकूमत चाहती क्या है। जी, ये इन तफसीलात के लिए भी बहुत शुक्रिया जो आपने शेयर की कि पैमरा की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हमें बाख्तियार बना दिया जाए, बजाय इसके कि एक और अथॉरिटी। ब्रेक की तरफ जाते हैं और मुबशिर पूछेंगे कि क्या मुख्तलिफ मीडियम्स हैं, क्या एक ही जो अथॉरिटी होगी वो सबको रेगुलेट कर सकती है, या हुकूमत जो कह रही है उसमें कहीं ना कहीं वो क्यों इस बात से एग्री करते हैं? और दूसरी बात ये कि जो पैमरा है उसके ऊपर भी माजी में बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, तो पैमरा क्या ये सवालात इस टाइम जो रेस कर रहा है उनमें किस हद तक दम है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम प्रोग्राम में आज बात करें मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से जो कुछ तजावीज़ उसके क़याम की हुकूमत की तरफ से दी गई हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे हैं। और उसके तहत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल मीडिया हो, उसको हुकूमत ये प्रपोज़ कर रही है, ये आइडिया प्रपोज़ कर रही है कि उसको एक ही अथॉरिटी देखे। और उसके जो निकात हैं उसके ऊपर एतराज़ात हैं जिसका हम प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं। उसामा, आपसे एक कमेंट इस चीज़ पे भी मैं चाहूँगी। अब इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक ये भी है कि जो मॉनिटरिंग होगी ऑफ रेवेन्यूज़, जैसा कि वो ये उसका जिक्र कर रहे हैं टैक्स एवेजन का या रेवेन्यू लीक्स का, कि अनडॉक्यूमेंटेड और अनरेगुलेटेड जो इश्तिहारात ऑनलाइन हैं, तो ये वाला पॉइंट आप समझते हैं किसी इस पे क्या एतराज़ सामने आ रहे हैं, या आप क्या एतराज़ात हैं इसके ऊपर आपके? बिल्कुल, अगर रेवेन्यू या एड्स जो है लोग डाल रहे हैं इस पे, तो उसको आप बिल्कुल टैक्स करें, जो कंपनीज हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं और जो प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन उसका इस रेगुलेटरी उससे जो है कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें तो कंटेंट रेगुलेशन की बात की जा रही है, इसमें लाइसेंस की बात की जा रही है, इसमें एनओसीज की बात की जा रही है। तो वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि पीका का जो सेक्शन 37 है उसमें अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट की बात की जाती है, जिसके तहत पीटीए जो है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स, इंटायर प्लेटफॉर्म, पिछले साल में हमने 2 दफ़ा देखा टिकटॉक का पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक हुआ। 4 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी उसको इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं।
इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया कंपनीज को जो रिक्वेस्ट भेजी गई है, पाकिस्तानी हुकूमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से गई हैं। बाय द वे काफ़ी जो कंपनियां हैं वो काफ़ी कंप्लाई भी करती हैं, तो कंटेंट टेक डाउन भी हो रहा है और यूज़र इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है आपके हुकूमत के साथ। तो मेरे ख्याल से इसको जो है ये आगे ले जाने की कोशिश करें कि एक ही अथॉरिटी की तरफ से आप टीवी, प्रिंट और डिजिटल, क्योंकि अक्सर मिक्स भी हो गए हैं, इनके सारे पे एक ही तरफ से जो है वार्न किया जाए। अच्छा, अब ये क्विकली अगर आप ये भी ऐड करें कि अब जो हम पहले बात आपसे करना चाह रहे थे कि अगर इसके क़याम की तरफ बात जाती है, बात आगे डेवलप होती है, तो सोशल मीडिया कंपनीज का इसके अंदर क्या रिएक्शन आ सकता है उसामा? जी, सोशल मीडिया कंपनीज ऑलरेडी जो है उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो पिछले रूल्स उन्होंने बनाए थे और उसी से हमें जो हुकूमत रियासत की नीयत पता चलती है कि वो चाहते हैं कि एक तो यहाँ दफातर बनाए जाएं लोकल सारे सोशल मीडिया कंपनीज के, और दूसरा फिर जो है जो कंटेंट सेंसरशिप है वो हुकूमत की मर्जी से। तो उसी के लिए इन्होंने ये कवानीन और कवायद बनाए हैं और रूल्स बनाए हैं कि जो सोशल मीडिया कंपनीज के अपने कवायद और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर जो है इनको प्रेफरेंस किया जाए जो पीटीए बना रही है। तो मेरे ख्याल से इनका यही कोशिश होगी कि वही फ्रेमवर्क वो इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर लाएं जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज के थ्रू जो सेंसरशिप करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की वो ज़्यादा हो जाए। सही। और जल्दी से मैं जिक्र कर देती हूँ वो एग्जिस्टिंग लॉज जिसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि जो मौजूदा कवानीन है उनको क्यों बलाए ताक रख के नई बात की जा रही है। उसमें एक प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस है 2002 का, द प्रेस न्यूज़पेपर न्यूज़ एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002 का, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973 और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्डिनेंस 2002 जिसको अमेंड किया गया था पैमरा की तरफ से एक्ट 2007 के तहत। इन सब के, और मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979, ये एग्जिस्टिंग लॉज हैं जिनको एक तरफ रख के हुकूमत आगे की बात करी है। मुबशिर जैदी साहब, एक तो ये बात कि जो आपने पहले की और सनाउल्लाह साहब थोड़ा एतराज़ कर रहे थे उसके ऊपर, थोड़ा अगर इसको भी आप एक्सप्लेन करें कि एक ही अथॉरिटी हो तो क्या उसी के पास कंप्लेंट्स जाएं, वर्कर्स को कोई मसाइल है वो भी उसी के पास लेके जाएं, वो तो ठीक, वहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन उसके बाद फिर एतराज़, मामला ख़राब कहाँ पे होता है। दूसरा फिर पैमरा की तरफ, पैमरा के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं, उनकी तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई जिस किस्म के इससे पहले उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे सहाफ़ियों के, मीडिया इंडस्ट्री के, तो उनकी तरफ से जो क्वेश्चंस रेज़ किए जा रहे हैं क्या वो दुरुस्त हैं? देखिए, दो चीज़ें अफसा, एक तो मेरा कहना ये था कि एक वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा। बदकिस्मती ये होती है कि हमारे यहाँ जो अथॉरिटी बनती है वो सेंसर करने के लिए बनती है, वो रुकावट डालने के लिए बनती है, वो फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनती। पैमरा के ऊपर मेरा क्या एतराज़ है, आप अगर ब्रिटिश रेगुलेटर देखें ऑफकॉम जो 800 चैनल को रेगुलेट करता है, उनकी स्ट्रेंथ 100 लोग हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। हमारे यहाँ 650 बंदा है पैमरा में जो कि 40 चैनल को कंट्रोल कर रहा है, और बकौल सनाउल्लाह भाई के कि उनको भी वो एडवाइजरीज पे अमल करते हैं, यानी उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंस कहीं नहीं है। तो हम इदारे लाख खड़े करते रहे इस तरह के, जब उसमें सरकारी अफसरान ही बैठना है। फिर हुकूमत की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जब ये आए थे तो इन्होंने कहा जी हम PTV को BBC बना देंगे। अच्छा जी जनाब, लोगों ने कहा बिल्कुल आप कोशिश कीजिए। आज क्या हाल है, आज ग्रेड 21 का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ है हेड बन करके, वज़ीर इत्तला जो भी होते हैं वो भी डिफेक्टो जो हैं वो PTV कंट्रोल कर रहे होते हैं। और PTV क्या बदला मुझे बताएं। PTV में वही वज़ीर आज़म से शुरू होते हैं, वही सदर, वही वज़ीर आला, अपोजिशन का ब्लैकआउट, क्या तो हम क्या इस, जब ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है तो जो भी आप इदारा बना लें, आपने अच्छे सारे जो कवानीन गिनवाए, 18 कवानीन इस वक्त मौजूद हैं मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, उसके बावजूद ये 19वें लाने का मकसद ये है कि रियासत और हुकूमत से जो आवाज़ें हैं लोगों की, जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, इन्होंने सिर्फ उसको किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आना है। वो कोई भी लॉ हो सकता है, वो कोई भी ऑर्डिनेंस हो सकता है, तो उसके लिए ये कोशिश होती है जो हर हुकूमत करती है। पिछली हुकूमत का मैंने पीका की आपको मिसाल दी, पीका के ऊपर कितने एतराज़ात उठे और आज सब लोग उसको भुगत भी रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखने की है कि हुकूमत की नीयत जो है वो कंट्रोल करने की है, रेगुलेट करने की तो कतई नहीं, और फैसिलिटेट करने का तो शायद सोचा भी नहीं है उन्होंने कि
जो रेगुलेटर का सबसे बड़ा काम है कि आप फैसिलिटेट करें। देयर आर लॉट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज जो बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं डिजिटल उसके ऊपर। मुबश्शिर साहब उसकी तफसील की तरफ आते हैं। मैं कत्ता कलामी की आपसे माजरत करती हूँ, उसकी तफसील की तरफ भी आते हैं। और ये जो एक थिन लाइन है रेगुलेट करने और कंट्रोल करने के दरमियान, मुबश्शिर साहब हम इस पर भी आपका कॉमेंट लेंगे। इसी दौरान हमें नासिर जैदी साहब ने ज्वाइन किया, सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ के। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप लोगों के बुनियादी एतराज़ात क्या हैं, क्योंकि PFUJ हमेशा वर्कर्स की आवाज़ उठाती रहती है। अब जो है आप लोग मुश्तरका तौर पर PBA भी और आप लोग भी एक ही बात कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं इस ड्राफ्ट को हुकूमत की तरफ से जो सामने आया है। एतराज़ात क्या हैं? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो पिछले 5 साल में एक कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ है मुल्क के अंदर, और वो है हाइब्रिड वॉर का कंसेप्ट। तो ये हाइब्रिड वॉर का जो कंसेप्ट है, इसका जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट की रिफ्लेक्शन में जो है वो आपको मीडिया से रिलेटेड जितने भी पिछले 3-4 साल में कोशिशें हुई हैं कंट्रोल करने की, चाहे वो प्रिंट मीडिया का इशू हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या सोशल मीडिया का, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अब जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है, इससे पहले कोशिश हुई प्रिंट मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की। जब हमें पता चला, और ये अंदर ही अंदर हुआ सारा कुछ, पब्लिकली किसी को नहीं पता था कि प्रिंट मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है। ये नवाज शरीफ के आखिरी दिनों में, मरियम औरंगजेब के जमाने में जो है ये ऑर्डिनेंस जो है वो बनाने की कोशिश की कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिला के जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाई। और उसके बाद जब हमने उसको एक्सपोज किया और हमने शिद्दत के साथ अपोज किया, तो फिर उन्होंने वो आइडिया जो है वो खत्म हुआ और एक एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को जो है ना सस्पेंड करना पड़ा और डिसऑन करना पड़ा कि हम ये हमें हमारे नॉलेज में नहीं। जी नासिर साहब, दूसरा मसला जो है नासिर साहब, मैं आपका दूसरा पॉइंट, मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है और आप का पॉइंट दूसरा सुनना चाहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमें इसी दौरान सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हमारी ब्रेक से पहले नासिर जैदी साहब से भी बात हो रही थी, वो तो उन्होंने तफसीली तौर पे जो एतराज़ात हैं आपके और सहाफ़ती तंजीमों के वो सामने रखे, लेकिन जुल्फ़िकार साहब, अगर कायम रहती है हुकूमत इसके ऊपर, इसको आगे लेकर बढ़ती है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा आपका और सहाफ़ती तंजीमों का? आपकी आवाज आपकी कट रही थी, आप दोबारा से बोलें, क्या सवाल फ्रेम कर रही हैं? जी, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो जो एतराज़ात हैं वो तो अब हमारे सामने हैं। आप लोगों ने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया हुकूमत की तरफ से, ये जो अथॉरिटी के क़याम की बात की जा रही है, अगर हुकूमत इसको आगे लेकर चलती है तो फिर आप लोगों का क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, अभी कुछ थोड़ी देर पहले मुझे कोई कॉल रिसीव हुई और कुछ सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, शायद गवर्नमेंट ने कुछ 4 मेंबर कमेटी जो है वो नामजद कर दी ताकि सहाफ़ियों के साथ और जो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं PBA, APNS, CPNE के साथ बात कर। कल हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में APNS, CPNE और PBA के लोग मौजूद थे और उनके ऑफिस बेरर्स, और उसमें कुछ लोगों का ख्याल ये था कि हमें अभी कोई बात भी नहीं करनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, इसलिए कि हुकूमत से बात करना इस ड्राफ्ट से, और कोई अगर बात करना अलग बात है, इस ड्राफ्ट पे जो ड्राफ्ट वो कहते हैं कि इनकार कर रहे हैं कि ये ड्राफ्ट आपको कहाँ से मिला, ड्राफ्ट कहाँ से आ गया, ये ड्राफ्ट तो है नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, तो इस पे बात करना तो बिल्कुल बेसूद होगा और मेरे ख्याल में वक्त का ज़िया होगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है,
लेकिन ज़ाहिर है अपनी मीटिंग दोबारा से भी कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं दोबारा से। उनकी तरफ से क्या वो है, वो आया इस ड्राफ्ट को सामने रख के हमसे बात करेंगे, या वो इस ड्राफ्ट को एक तरफ रखकर वो बात करेंगे कि अच्छा आप अपनी बताएं कि आपकी सिफारिशात क्या हों। हमारे लिए ये मुश्किलात हैं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि गवर्नमेंट ये कहे कि हमारे लिए ये मुश्किलात है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ा गलत हो रहा है और हम समझते हैं ये नुकसानदेह है, तो वो उस पर एक बात हो सकती है कि अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, आप उनके साथ उन कवानीन के जरिए निपट सकते हैं। लेकिन यकसर आप तमाम मीडिया को एक ही उसके लाठी से हाँकना शुरू कर दें, मैं समझता हूं कि ये इनजस्टिस है। आप दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं तो ये समझता हूं कि ये पूरा एक ड्राफ्ट लाकर दुनिया को मैसेज आप ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान भी अब उन मुल्कों में शामिल होने जा रहा है जो अफ्रीकन वो कंट्रीज हैं जहां पर ना कोई मीडिया है, ना मीडिया की आज़ादी है, और सिर्फ वही लोग वही बात करेंगे, वही मीडिया वर्क कर सकेगा, फंक्शन कर सकेगा जो इस वक्त हुकूमत के साथ बात करके चलेगा और ये सोचेगा कि गवर्नमेंट जो कुछ कह रही है अच्छा कर रही है, स्याह को काला, स्याह को सफ़ेद कहो और सफ़ेद को जो है वो स्याह कहो। ये गवर्नमेंट अगर कहती है कि वो सफ़ेद नहीं है वो स्याह है, हम भी बोलना शुरू कर दें तो शायद हम स्पेयर हो जाएं, और अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इस ड्राफ्ट पे बात होगी। इस ड्राफ्ट पे पीबीए, जो आप मेरे ख्याल में डॉन भी उसका मेंबर है, और पीबीए बल्कि एक अहम ओहदा भी डॉन के टीवी के पास है, तो मुझे बताएं कि आपके अपने लोगों का ये कहना था, ये करने क्या जा रही है गवर्नमेंट? हमें समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट क्या मैसेज देना चाहती। शायद मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट खुद भी कंफ्यूज है। जी जी, ये बड़े अहम आप हमें जो सेंटिमेंट भी बता रहे हैं कि कुछ तो जो है हल्के सहाफ़ती तंजीमों में वो बात भी नहीं करना चाह रहे इस बुनियाद पे, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसको एक साइड पे रख के लेकिन वैसे बात की जा सकती है। उसामा, एक कमेंट आपका इस पे मैं चाहूँगी, फिर जैदी साहब भी इसके ऊपर, मुबशिर जैदी साहब भी इसके ऊपर बात करें। दुनिया भर के अंदर किस हद तक रेगुलेट किया जाता है सोशल मीडिया को? अगर आप हमें कोई एग्जाम्पल्स के साथ बताएं। क्या हम जब यहाँ पे बात करते हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी होता है, अब आम आदमी जो देख रहा है वो देखता है कि अक्सर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही होती हैं सोशल मीडिया के जरिए, लोगों की तज़हीक की जा रही होती है। इंटरनेशनली जो है वो लॉज बहुत सख्त हैं हतक इज़्ज़त के हवाले से, डेफेमेशन के हवाले से, हमारे यहाँ नहीं है। तो क्या किस तरीके से दुनिया भर में मैनेज किया जाता है इसको? नहीं जी, अब्सा ये बिल्कुल गलत है। हमारे मुल्क में बहुत स्ट्रिक्ट डेफेमेशन लॉज हैं, और दो किस्म के डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन लॉज हैं। एक पीका का सेक्शन 20 है जिसके तहत क्रिमिनल डेफेमेशन में आपको 3 साल तक जेल हो सकती है और 50 लाख से ज़्यादा का फाइन हो सकता है। और आपका पीपीसी में सेक्शन मेरे ख्याल से 500 है, 501 है, वो भी क्रिमिनल डेफेमेशन का है। दुनिया भर में ज़्यादातर ममालिक में डेफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर चुके हैं ज़्यादातर ममालिक। इवन श्रीलंका ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया डेफेमेशन को, क्योंकि उसमें बुनियादी ये बात है कि जो बुनियादी हक है आपका आइन जो देता है इजहार राय का, उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। उस पर आप बेशक डेफेमेशन, सिविल डेफेमेशन आपके जो लॉज हैं जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिसमें आप या अपॉलॉजी मांगते हैं या फाइन होता है, लेकिन आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते एक बात पर। और इसी कानून का इस्तेमाल अभी हो रहा है सहाफ़ियों के खिलाफ। जो सहाफ़ी अपनी सच की आवाज़ उठाते हैं, अक्सर उनको जो है जेलों में बंद करने की कोशिश की जा रही है। एफआई की तरफ से उन्हें नोटिस पे नोटिस आते हैं, वो कचहरियों के चक्कर काटते ही उनका आधा टाइम गुजर जाता है। तो मेरे ख्याल से मकसद यही है कि लोगों को इस किस्म के प्रोसेस में आप इतना एग्जॉस्ट कर दें कि फिर सेल्फ सेंसरशिप की रजीम शुरू हो जाए, जो आज हम देख रहे हैं। और क्यों मीडिया हाउसेज में सेल्फ सेंसरशिप हो रही है? इसलिए क्योंकि अगर सेल्फ सेंसरशिप नहीं करेंगे मीडिया वाले, तो उनकी फिर जॉब्स जो हैं चली जाएंगी, और उन जॉब्स को एज होस्टेज रखा जा रहा है सेंसरशिप। मुबशिर साहब जी, ठीक, ये आपका पॉइंट आ गया। मुबशिर साहब, अब बड़ी अफसोस की वैसे ये बात है, अनफॉर्चुनेट बात है कि आज के दौर में भी हमारे यहाँ बहस होती है और हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ स्पीच
है क्या। और लेकिन बहुत से लोग इस तरह के भी सवालात उठाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मीडिया बिल्कुल आज़ाद हो भी कहने लग जाए। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो थिन लाइन है कि कंट्रोल करना और रेगुलेट करना इनके दरमियान? देखिए, मैं फिर कहूँगा अब्सा कि हम अगर फैसिलिटेट करें जो भी अथॉरिटीज़ हैं तो ये चीज़ें हल हो सकती हैं, बैठ के बात करने से हल हो सकती हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो हमारी हुकूमत है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, वो सहाफ़ियों को सिर्फ़ इस नज़र से देखती है कि ये जो है हमारे ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं, और जो कि एज़ अ वॉच डॉग हमारा काम भी है और जो जिसका हक़ हमें आइन देता है। मगर वो ये समझते हैं कि ऐसे सहाफ़ी चाहिए जो सिर्फ़ उनकी मदह सराई करते रहें, उनके कसीदे पढ़ते रहें। यही नहीं होता। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बाकायदा टीमें बनती हैं। इस हुकूमत ने भी, आपको पता है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में डिजिटल मीडिया विंग कायम कर दिया है। वहाँ बड़ी बड़ी सैलरियाँ दे करके अपनों को नवाजा गया है, और वहीं से फिर ऐसे वीलॉगर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स ढूंढे गए हैं जो हर वक्त गवर्नमेंट की जो है लाइन को प्रोपेगेट करते रहें। तो एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो सहाफ़ियों के आवाज़ को हर तरीके से दबाए, उसके ऊपर से अपना नैरेटिव जो है उनके ऊपर ठूसे, और उसके बावजूद भी अगर इक्का दुक्का सहाफ़ी को तनकीद करता है तो उसको विक्टिमाइज़ करे। तो ये 3 लेयर्ड जो विक्टिमाइजेशन हुकूमत कर रही है इस वक्त, तो इस तरह के इदारे या एक नया कानून ले आना, तो ये उसी बदनीयती को ज़ाहिर करते हैं कि हुकूमत जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती है कि मीडिया जो है उस पर तनकीद बंद कर दे। और अक्सर ताना दिया जाता है कि जनाब फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ये फ़ेक न्यूज़ है, ये फ़ेक न्यूज़ है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चलता है। फ़ेक न्यूज़ बस्टर नामी जो है एक हुकूमत ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के तहत हैंडल भी बनाया। वो ट्विटर हैंडल शुरू में तो उन्होंने कुछ किया, उसके बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ जो तनकीदी सहाफ़ियों को विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। फेक न्यूज़ भी सामने आ ही जाती है। फिर हमने इस तरह के भी वाक़यात देखे जहां पाकिस्तान में किसी एक मीडिया चैनल की तरफ से दूसरे के ऊपर हर दिन तनकीद होती रही, उनको गद्दार भी करार दिया जाता रहा, लेकिन अगर एक्शन लिया गया तो जब इंटरनेशनल किसी जगह पे चला, प्लेटफॉर्म पे, किसी दूसरे मुल्क के अंदर चली वही नशरियात, तो उसके ऊपर उनके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई और दूसरी पार्टी जीती भी। इस तरह के मुतादिद एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो क्या किसी भी तौर पर, अब ये लोगों का सवाल होता है और उसी तौर पर मैं पूछना चाहूंगी, पहले मैं नासिर साहब का कमेंट लूंगी आपसे बाद में, कि कोई तो तरीकाकार होना चाहिए कि ये जो शिकायत है उसको भी एड्रेस किया जाए किसी न किसी लेवल के ऊपर। नासिर साहब, एक कमेंट आपका इस मामले पे जरूर, कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उसके अंदर ग्रुप बंदी की निशानबंदियां जो हैं, वो ग्रुप बंदियां उनकी बहुत ज़्यादा निशानदेही की जा रही है। सो वो जो असल मसला है उसको हाईलाइट करने में क्या वो ऐड नहीं करती? अगर सब हम आवाज़ हो के इन मामलों के ऊपर बात करें, क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? शहजादा जुल्फ़िकार साहब जी, दोबारा से आप सवाल करिए। जी 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 बिल्कुल। वो हमारे साथ क्योंकि नासिर साहब भी थे पहले, लेकिन अब वो नहीं है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपसे ही जो सहाफ़ती तंजीमें उनकी ग्रुप बंदी के हवाले से आप क्या कहेंगे? हम आवाज़ होकर एक पेज पर रहकर क्या इन सारे मामलों पे बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखें, ये शायद मैं ज़रूर इसको एड्रेस करूं। ये बाज़ लोग हमसे पूछते हैं कि सहाफ़ी खुद डिवाइड है। देखिए, सहाफ़ी डिवाइड कितने हिस्सों में है? क्या उन दूसरे ग्रुप्स का कोई इतना वज़न है? मैं दावे से कह सकता हूं कि हमने तमाम सहाफ़ियों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। पेशावर में भी ये हुआ 2013 में, 2017 में, और 2013 में कराची में हुआ, 2017 में हमने पेशावर में भी बात करने की कोशिश की, और उसके बाद कमेटी भी हमारी बनी। तमाम लोगों से हमने राय ली कि आप एक बोर्ड में आ जाएं। जब वो आज़ादी सहाफ़त पर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, या हमारे जो दूसरे हमारे दोस्त हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या आज़ादी सहाफ़त पे उनका स्टैंड कोई आता है या नहीं आता? आज आराम से जो है वो एक बात असद तूर के ऊपर हमले की है, और जबकि कल जो है वो एक तंजीम ने जो है PFUJ का जो क्लेमेंट है कि हम PFUJ हैं, और उन्होंने जो है वो सारी अपना गुस्सा सारा निकाल दिया जी हामिद मीर पे।
कोई हामिद दी मीर उन्होंने कोई बात की होगी, अगर कोई की होगी, उसका अगर कोई कानूनी वो बनता है, उसको कानून के दायरे में उसको हल किया जा सकता है। लेकिन आप पूरा एहतजाज उस पर रखें। असल तो मसला तो असद तूर का है ना। मैं समझता हूँ कि वो छोटा मसला है, असद तूर का बड़ा मसला है, और असद तूर का भी मसला नहीं है, पूरे आज़ादी सहाफ़त का मसला है। और चाहे मतीउल्लाह हो, चाहे अबसार आलम हो, चाहे उससे पहले लोग हों, चाहे उसमें लोग कत्ल किए गए हों या शहीद किए गए हों साथियों, उनका मसला है। तो बात ये है कि वो हमारे साथ क्यों वो गिरोहबंदी से क्यों नहीं उनको फ़ायदा इसी में है। वो गवर्नमेंट उनको कोई बात करती है, वो गवर्नमेंट की लाइन टोक कर देते हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं इसमें मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। इसी तरह आप भी जर्नलिस्ट हैं, ये फैसला आप करें कि कौन लोग इस वक़्त मैदान अमल में हैं। जो लोग मैदान अमल में है, मेरे ख्याल में अगर कोई आना चाहे, हमने उनको रोका तो नहीं है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या आज़ादी सहाफ़त हमारे लिए, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, या पीएफयूजे जो हमारी पीएफयूजे है वो अपने लिए हमारे लिए मांग रहे हैं, किसी लिए हम नहीं मांग रहे हैं। हम तो पूरे पाकिस्तान के साथियों के लिए मांग रहे हैं। अगर कवानीन को हम चैलेंज कर रहे हैं अदालतों में, अगर हम सहाफ़त पे बात कर रहे हैं, आज ये मुझे बताएं कि किसी तंजीम ने कोई बयान दिया है पीएमडीए पर, ये अथॉरिटी जो कायम की जा रही है, कोई भी मुझे बता दें। उनका सरोकार ही नहीं है। मेरे ख्याल में उनका मसला ही नहीं है, ना वो समझते हैं कि ये हमारा मसला है। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब आखिरी एक हमारा हिस्सा है प्रोग्राम का, और इसमें हम चाहेंगे कि आप तीनों कुछ तजावीज़ पेश करें, क्योंकि उस दिन फवाद चौधरी साहब ने भी जो एक इंटरव्यू दिया, सलीम साफ़ी साहब ने उनसे बहुत सारे सवालात पूछे, तो उन्होंने कहा कि हम अभी भी चाहते हैं कि ये हमने एक आइडिया दिया है, इसके ऊपर हमारे साथ सारे सहाफ़ती तंजीमें भी बैठें और इसके ऊपर हमें तजावीज़ दें। तो अगर आप लोगों ने हुकूमत को तजावीज़ देनी हो, तो आप क्या ऐसी अहम चीज़ें हैं जिसको आप लोग समझते हैं कि जिन पर काम करने की ज़रूरत है? मुबशिर ज़ैदी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जी देखिए, अब मेरी तजवीज़ तो खैर क्या होगी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता हूँ। देखिए, हर चीज़ को हर तनकीद को ये कहा जाता है कि इसको आप इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में एक रब्त जो था, जो माजी में रहा, कि इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज़ पर सिक्योरिटी इदारों में और सहाफ़ियों में बाकायदा बातचीत होती थी, और जो इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज़, पॉलिसी इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर एक राय बनती थी। अब हुआ ये है कि एक तरह की बदएतमादी की फ़िज़ा है हुकूमत और सहाफ़ियों के दरमियान, इदारों और सहाफ़ियों के दरमियान। एक बदएतमादी की फ़िज़ा इसलिए है कि इदारों ने सहाफ़ियों के ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया है। उन्होंने कुछ अपने पेट सहाफ़ी कह लें, वो भी हमारे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है सिर्फ अपना नैरेटिव प्रोपेगेट करने के लिए। मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त सब दोबारा मिल कर के बैठें और इस बात को तय करें। देखिए, सहाफ़त का मेरा कोई ज़ाती मसला तो किसी के साथ नहीं है ना, मगर अगर मेरे किसी साथी के ऊपर हमला होगा तो ज़ाहिर है सवाल मैं उठाऊँगा। सवाल जो है शहज़ादा जुल्फ़िकार भी उठाएंगे कि जनाब ये हो क्या रहा है। उस सवाल उठाने को अगर आप गद्दारी करार दे दें या आप कह दें कि आप बैरून मुल्क से पैसे ले रहे हैं, तो आपके ख़्याल में हमारे टेलीफ़ोन, हमारे टेप होते हैं, ईमेल्स हमारी बग होती हैं, क्या इदारों को नहीं पता कि कौन बाहर से पैसे ले रहा है? क्या इदारों को नहीं पता कि कौन बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है या कौन अंदरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है? कौन अपनी राय का इजहार कर रहा है? तो राय के इजहार को इस तरह पेंट कर दिया गया है कि नहीं, ये किसी फॉरेन फंडिंग लेकर के आप जो है वो इदारों को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मिसकंसेप्शन जो है वो इदारों को और हुकूमत को दूर करनी पड़ेगी, वरना ये बदएतमादी और बढ़ेगी और ख़राबियाँ पैदा होंगी। और मैं उसामा साहब की तरफ जाने से पहले ये भी कह दूं कि इदारों और अदलिया के हवाले से कुछ अरसा मुझे भी मीडिया में काम करते हुए हो गया, इतनी सख्त एडिटोरियल पॉलिसीज़ हैं कि आम तौर पे कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और प्रिंट पे तो हम लोग नहीं देखते कि उनके बारे में कोई गैर मोहतात किस्म का अंदाज अपनाया जाए। उसामा, आपके ख्याल में अब डिजिटल के हवाले से हुकूमत की तरफ से जो प्रपोज किया जा रहा है उसमें से कुछ भी ऐसा है जो काबिल कबूल है? वो नहीं तो आपकी उसके अलावा क्या तजावीज़ है? जी देखें, डिजिटल या सोशल मीडिया पे अगर ऐसा मवाद है जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस से रिलेटेड है, जो किसी की जान खतरे में डाल रहा है, तो बिल्कुल उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कवानीन है। पीका का पूरा जो है लॉ जो है इसी में डील करता है। अगर आप सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 24 तक देखें, बल्कि 26 तक देखें, वो सिटीजन प्रोटेक्शन पर ही फोकस करता है। लेकिन मसला ये है
कि वो जो सारे सेक्शंस हैं उनको हुकूमत या FIA ज़्यादा तरजीह नहीं देती, वो सेक्शन 37 और जो सेंसरशिप वाले वो नुक्ते हैं या क्लॉजेज हैं उन्हीं को तरजीह देती। तो अगर नए कोई अथॉरिटी बनाना चाहते हैं या नए स्टेप्स लेना चाहते हैं तो यही तजवीज़ होगी हुकूमत से कि आप पहले आइन पढ़ लें, आइन में जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको पढ़ के उनको मद्देनजर रख के आप आगे कवानीन बनाएं, क्योंकि बार बार फिर सारे सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, जर्नलिस्ट को मिलके कोर्ट ही जाना पड़ता है और कोर्ट जो है फिर हुकूमत को कहता है ये गैर कानूनी है, फिर हुकूमत एक और फजूल कानून ले आती है। आइन को मद्देनजर रखते हुए कवानीन पे काम किया जाए। जी, मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब का भी आखिर थी। जुल्फ़िकार साहब, अब आखिर में आप बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि हुकूमत के साथ तो कुछ हल्के बैठने को भी तैयार नहीं है इस मामले के ऊपर। क्या ऐसे निकात होंगे जिसके ऊपर आप बैठ के हुकूमत से इस पे बात कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट संजीदा है बातचीत में या इंगेज करने वाली बात तो अलग है। अगर वाकई गवर्नमेंट संजीदा है तो फिर सिर्फ बात भी मेरे ख्याल में इस अथॉरिटी की बात नहीं, बात सेफ्टी इसकी जो अब जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल का जो एक बिल प्रोटेक्शन बिल लेके आए हैं उसमें हमारी तजावीज़ जो उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, इसमें शामिल नहीं किया। उसमें हमने उनको दिया था कि कमीशन एक ट्रुथलेस कमीशन ना बनाए, कमीशन एक बाइख्तियार कमीशन होना चाहिए, उस पर बात करें। इस अथॉरिटी के पर तो जो ड्राफ्ट है ड्राफ्ट को तो छोड़ दें, उस पर कोई बात नहीं हो सकती। अगर वो कोई उनकी कोई शिकायत है कि हम ये इसकी खराबी, इसकी मिसयूज को रोकना चाहते हैं तो उनको रोका किसने है, वो जरूर इसमें बात करें। फिर वो बात होगी तो एक सोशल मीडिया पे भी बात होगी। सोशल मीडिया के जो रूल्स हैं जो अभी तक नाफिज हैं और उन्होंने एश्योर किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFU जो इसमें पार्टी है उन्होंने एश्योर किया कि इसको हम रिविजिट करेंगे, बिल्कुल उस पर भी बात करें। और इस वक्त जो जितने केसेस बनाए जा रहे हैं सिंध में जर्नलिस्ट के खिलाफ, उस पर भी बात करें और जो हमले होने जा रहे हैं उस पर भी हमसे बात करेंगे, तब किधर जाके ये सब चीजें आप कह रहे हैं इन पे जब बात हो तो इन सब पे। प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। अब शहजादा जुल्फ़िकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मुबशिर जैदी साहब आपका और उसामा खिलजी साहब भी हमारे साथ थे। आप तीनों ने अपनी तजावीज़ भी सामने रखी और अपनी राय का भी इजहार किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया हुकूमत की तरफ से ये जो नई बात की जा रही है ऑर्डिनेंस लाने की। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।